Hello, my amazing students. Welcome to Science and Fun. I am Deepika, your English educator, and I hope that you all are doing fine. आज के इस सेशन में मैं बात करने वाली हूँ क्लास 12th के बच्चों से. आई नो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका क्लास 11th वुड हैव बीन अमेजिंग. बहुत अच्छा आप लोगों ने किया होगा. थ्रू आउट आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही होगी एंड आप लोग सुपर एक्साइटेड हो गए अपने क्लास 12th की इस जर्नी के लिए. लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें ये लगता है या लग रहा होगा कि उन्होंने क्लास 11th टोटली वेस्ट कर दी है, रुइन कर दी है और लास्ट मोमेंट तक भी वो पढ़ाई के लिए उतना सीरियस नहीं हो पाए. और इस मोमेंट में डेफिनेटली वो सभी बच्चे होंगे क्लूलेस कि कैसे अब हम अपने क्लास 12th को बर्बाद होने से बचाएं. राइट तो इस पूरी बात को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एक फ्रेश स्टार्ट देने के लिए कि कैसे आप अपने बोर्ड्स 2025 में एक्सेल कर सकते हो और अपने पास्ट एक्सपीरियंस को आई नो जैसा भी गया क्लास 11th को उसके ट्रॉमा से थोड़ा बाहर आकर हम लोग एक बहुत फ्रेश एंड पॉजिटिव स्टार्ट से शुरू करेंगे अपनी क्लास 12. तो फटाफट से आप वीडियो को शेयर कर दो और सेशन को लाइक जरूर करना. अब सबसे पहले देखो मेरा जो पहला सजेशन है सभी बच्चों को, सभी क्लास 12th के स्टूडेंट्स को, दैट यू गाइज हैव टू बिकम एन अर्ली बर्ड. अब इसका मतलब क्या है? क्या मैं तुम लोगों को सुबह सुबह उठने की बात कर रही हूँ? नहीं नहीं नहीं. देखो सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है पढ़ने की. मैं किसी को नहीं फोर्स करूंगी कि आप सुबह सुबह उठ के पढ़ना शुरू करो. कुछ बच्चे ऐसे हैं यार जिसको रात में उठकर पढ़ना पसंद है, तो वहां पर मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ. कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी प्रिपरेशन काफी शुरू से शुरू करनी पड़ेगी. ठीक है. अर्ली बर्ड से मतलब क्या है कि भाई आपको ना एक सिस्टमैटिक तरह से अपने लिए साल भर की स्ट्रैटेजी खुद बनानी पड़ेगी. आई नो देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा क्लास 12th में आए हुए आपको 2 महीने 3 महीने होते चले जाएंगे. बहुत सारे टीचर्स आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज देंगे, आपको टाइम टेबल भी प्रोवाइड करेंगे. इनफैक्ट हो सकता है मैं ही आपको इस तरीके का कोई टाइम टेबल आगे प्रोवाइड करूं कि क्या आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी रखनी है, कितने बजे आपको ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सब कुछ आपको मिलता रहेगा. लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या बनती है कि भाई आपको अर्ली बर्ड बनना है, आपको खुद के लिए एक सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है. और अगर मैं मान के चलती हूँ कि आप अप्रैल से भी प्रॉपर शुरू कर रहे हो पढ़ना, तो काफी टाइम है, आप फिर भी अर्ली बर्ड ही कहलाओगे. ठीक है. तो आपको क्या करना है, यू हैव टू एक्सप्लोर द कोर्स सिस्टमैटिकली. सबसे पहले तो ये जानो ना आपके सिलेबस में क्या है. अभी फिलहाल ये भूल जाओ कि 11th में आपने क्या किया. जो भी पास्ट एक्सपीरियंस आपका रहा, अगर ट्रॉमेटिक रहा, बहुत बुरा रहा, रुइन कर दिया आपको ऐसा लगता है, उसको थोड़ा सा साइड करके आप अपने न्यू कोर्स को पहले सिस्टमैटिकली चेक करो कि हाँ ये हमारा सिलेबस है. बिकॉज सिलेबस का आइडिया होना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं कि आप बेकार के किसी टॉपिक पर टाइम वेस्ट कर रहे हो और वो एग्जाम में आना ही नहीं है. राइट. उसके बाद फिल अप द गैप्स इन अंडरस्टैंडिंग. आपको 11th के बाद ये पता चल गया होगा कि कहाँ पर हमारा गड़बड़ है. ठीक है. काफी हद तक कनेक्टेड ही रहता है 11th एंड 12th. तो अगर मैं एग्जाम्पल लेके चलूँ कि यार फिजिक्स में आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि मैं न्यूमेरिकल्स में बहुत गड़बड़ मैंने किया है, तो आपको ये गैप अपना फिल करना है. सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई मेरा न्यूमेरिकल्स में गड़बड़ था और मुझे इस पर ज्यादा काम करना है. तो जो भी आप सिस्टमैटिक प्लान अपना बनाएंगे उसमें थोड़ा सा ज्यादा वेटेज आप इस बात को ध्यान में रखकर देंगे. राइट. एंड देन सबसे बेस्ट पार्ट क्या होती है कि अगर आप जल्दी से शुरू करते हो तो उसमें आपको फ्रीडम रहती है एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ढूंढने की. नाउ रिसोर्सेज से यहाँ पर मेरा मतलब क्या है कि आप अपने स्टडी मटेरियल को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो. अभी आप इकट्ठा कर सकते हो कि हाँ भाई हमें इस पर्टिकुलर बुक को फॉलो करना है, हमें इस पर्टिकुलर टीचर को फॉलो करना है. वैसे तो देखो साइंस एंड फन के होते हुए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतनी फ्रीडम भी देखो हर एक स्टूडेंट की अपनी एक अलग पोटेंशियल होता है, सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग होती है. तो उस हिसाब से आपके पास काफी टाइम रहता है ये एक्सप्लोर करना कि क्या हमारे लिए सही है. ये काम आप बाद में नहीं कर पाओगे. आप 6 महीने बाद अगर ये करने चलोगे तो बहुत देर हो जाएगी. तब मैं कहूंगी ये सही टाइम नहीं होगा. तो अभी से अगर आप ये शुरू कर देते हो तो ये डेफिनेटली आपको आगे हेल्प करेगा. ठीक है. इसके बाद अगली स्ट्रैटेजी क्या है, दैट यू हैव टू सेट स्मार्ट गोल्स. अब यहाँ पर स्मार्ट गोल्स का क्या मतलब है? स्मार्ट गोल का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें कह रही हूँ कि बहुत सारा मेकअप वेकअप करके कुछ अपना गोल सेट करना है. नथिंग लाइक दैट. अब ये स्मार्ट क्या आपको कह रहा है? देखो ये स्मार्ट जो है ना आपको एक क्राइटेरिया दे रहा है कि आपको क्या करना है. ये नहीं है कि फर्स्ट डे से 18 घंटे आपको पढ़ना शुरू कर देना. नहीं, नो नो नो, कोई ये बात आपसे नहीं कह रहा है. मुझे पता है यार क्लास 12th में आते ही
एक अलग लेवल का प्रेशर हम लोग फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सीधा यहाँ आ गई हूँ पढ़ाने, हम भी क्लास 12 से निकले हैं, तो वो प्रेशर खुद का जो हम अपने ऊपर एक प्रेशर देते हैं वो अलग, पेरेंट्स से जो अलग प्रेशर आता है, अच्छी बात है, अगर नहीं आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेजॉरिटी बच्चे ये सफर करते हैं, राइट। तो अब इस सबसे बचने के लिए आपको क्या करना है, एक साथ बल्क में कुछ नहीं पढ़ना है। 11th में आपने जो भी टॉपिक्स में गड़बड़ किया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आपको बेबी स्टेप लेकर उसको इंप्रूव करना है। तो अगर ये टारगेट लेके चला लोगे कि भाई 6 महीने के अंदर मैं अपना पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा, मैं ये क्यों बोल रही हूँ, बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं बिकॉज उनको पता है कि क्लास 12 के साथ साथ आपको बहुत सारे एंट्रेंसेस की भी तैयारी करनी पड़ती है, आपको नीट के लिए प्रिपेयर करना होता है, आपको जेई के लिए प्रिपेयर करना होता है, बहुत सारे एंट्रेंसेस के बच्चे तैयारी करते हैं, और इसमें क्या रश रहता है कि किसी तरह हमारा सिलेबस पहले पूरा हो जाए। ये सबसे बड़ी गलती बच्चों की होती है। अब ये गलती नहीं करनी है, आपको क्या करना है, आपको बेबी स्टेप्स लेने हैं, आपको बहुत ही स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड अपना एकेडमिक गोल सेट करना है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े गोल्स बना लोगे तो उनको अचीव करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसा होता है ना, हम लोग मोटी मोटी बुक्स अगर देखते हैं तो हमें पढ़ने का मन नहीं करता है, ठीक है। मैं एविड रीडर्स की बात नहीं कर रही, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो कभी बुक्स नहीं खोलते हैं, है ना। तो उस केस में आप क्या करते हो, आप प्रेफर करते हो कि यार छोटी छोटी पतली पतली कोई बुक सजेस्ट कर दी जाए। यहाँ पर आपको वही स्मार्ट गोल अपना लेकर चलना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो जैसे मैं एज अ स्टूडेंट व्हेन आई वाज इन क्लास 11th एंड 12th, तब क्या था यार, मैथ्स में तो मेरा बिल्कुल डब्बा गुल था, ठीक है, कुछ नहीं मुझे समझ में आता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब अगर मैं अपने ही जैसे एक स्टूडेंट की बात करूं जिसका मैथ्स में सपोज मैं कहती हूँ कि 11th में बहुत गड़बड़ रहा, अब आपको क्या गोल सेट करना है, आपको ये नहीं गोल सेट करना है कि मैथ्स में अब मुझे 100% लाना है, नो, ये फीजिबल और ये सजेस्टेबल भी नहीं होगा, मैं बिल्कुल इसे सजेस्ट नहीं करूंगी। आपको क्या करना है, बहुत बेबी स्टेप लेके चलना है। आप ये डिसाइड कर सकते हो कि भाई इस साल अब जो मेरा फर्स्ट पीरियोडिक होगा, या आप ये मान के चलो, ये तो चलो मैंने एक आपको जनरल दिया है, आप ये अचीव कर सकते हो कि फर्स्ट मंथ के अंदर में मुझे अपने मैथ्स में एटलीस्ट 20% का इंप्रूवमेंट चाहिए, ठीक है। मान लो कि 11th में अगर आपके 50 on 80 था, आपको 50 मार्क्स मिले थे, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इस बार मैं 80 on 80 ले आऊंगा या ले आऊंगी, तो यार ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा हम खुद को भी पनिश कर रहे होते हैं, बहुत हार्श अपने लिए हमने गोल बना लिया है। आप बेबी स्टेप्स लेके उसको इंप्रूव करो, उस पर कंसिस्टेंट रहो एंड देन इंप्रूव इट और उसको बढ़ाओ, ठीक है। और ये शुरू से करने से ही पॉसिबल होगा। ये जो एडवाइस मैं आपको दे रही हूँ, जो सजेशन मैं आपको दे रही हूँ, अगर आप ये 6 महीने बाद लगाओगे ना यार, तो तब तक बहुत देर हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा तब ये, ठीक है। ये शुरू से आप कर सकते हो। इनफैक्ट इसके साथ ही बच्चों में बहुत फेमस है पोमोडोरो और फाइन मैन टेक्निक, ये दो अलग अलग टेक्निक्स हैं, ठीक है। आप दोनों में से कुछ भी टेक्निक यूज कर सकते हो। पोमोडोरो टेक्निक मुझे लगता है काफी बच्चों को पता है कि आप ब्रेक्स में कैसे पढ़ाई करनी है आपको। मान लो आपने एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट थोड़ी देर के लिए पढ़ा है, सपोज लेट्स से 25 to 30 मिनट्स आपने पढ़ाई करी, उसके बाद आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेकर फिर से वापस पढ़ने आ सकते हो, इंस्टेड ऑफ लंबा बुरा आप टाइम दे रहे हो पढ़ाई को, तो वो अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। फाइनमैन टेक्निक क्या है कि भाई आप पढ़ाने से पढ़ सकते हो। क्या मतलब है इसका, कि मान लो आपको कोई टॉपिक आपने पढ़ा है, तो आप अपने छोटे भाई बहन को, अपने किसी फ्रेंड को, या लेकर बैठ जाओ अपने पेरेंट्स को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो आपको टाइम दे सकते हैं अगर, तो आपको क्या करना है, उनको वो टॉपिक पढ़ाना है। और उस बीच में जो भी डाउट्स आपके दिमाग में खुद से आते हैं, या जो आपसे पढ़ रहा है उसके दिमाग में आपको डाउट्स आते हैं, तो उसको आप वापस से जाके रिविजिट कर सकते हो अगर आपको एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम हुई, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट की और क्लैरिटी होती चली जाती है। तो ये टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो, दोनों अलग अलग टेक्निक्स हैं, जो भी आपको ठीक लगता है वो आप शुरू से शुरू कर सकते हो, बिकॉज यहीं पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस टेक्निक से आप साल भर पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड जो एक स्किल है स्टूडेंट लाइफ का, वो यही है कि भाई बच्चे ना ऑर्गेनाइजेशन नहीं करते हैं चीजों का, और ये शुरू से ही अगर आप करने बैठ जाओ, लास्ट मोमेंट तक आप बिल्कुल भी प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। अब ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि भाई देखो, अगर आप अपना स्टडी स्पेस प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड रखोगे, नीट एंड टाइडी रखोगे, तो कैसे वो आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बच्चों को फोर्स कर रही हूँ कि आपके पास एक सेपरेट रूम हो, वहां पर आप जाकर एक टेबल रखो, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं भी छोटी थी तो हम सेम रूम में, पेरेंट्स होते थे, मैं और मेरी बहनें होती थी, हम लोग साथ में, भाई बहन, हम लोग एक ही रूम में हम लोग पढ़ रहे होते थे। इट्स जस्ट दैट, कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, एक कॉर्नर अपना पढ़ाई के लिए स्पेसिफिक देना है, जिसको कि आपको एकदम अट्रैक्टिव बनाना होगा। अगर आप वहीं पर एकदम अनटाइडी स्पेस रखोगे, तो यार वो कैसे आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए,
ठीक है, आपको पता ही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो कैसे आपको वो स्पेस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, अगर आप उसको अनटाइडी बना के रखोगे, तो उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके रखो, प्रॉपर तरीके से उसको ऐसा बनाओ कि भाई बार बार वो स्टडी टेबल आपको अपनी तरफ खींचे। ठीक है, इस केस में वो बुलाए तो आपको जाना है। ठीक है, ये आपको अप्लाई इस केस में करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्किल आप प्लीज अपने अंदर इनकलकेट कर लीजिए। इसके बाद क्या है, दैट यू हैव टू क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल एंड स्टे कंसिस्टेंट। ये तो यार बहुत जरूरी है, और बहुत शुरू से अगर आप ये चीज कर लेते हो। अभी मुझे पता है बहुत से बच्चे ये बोलेंगे कि मैम स्टडी शेड्यूल तो ठीक है, लेकिन हम लोग कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाते। ठीक है, तो कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको शुरू से शुरू तो करना ही पड़ेगा। आपको बहुत से आगे चल के हो सकता है मैं ही इस तरह की कोई वीडियोस या बाकी कोई भी टीचर आपको ऐसी वीडियोस डेफिनेटली देगा कि कैसे आप अपनी कंसिस्टेंसी बना सकते हो, लेकिन वो सिर्फ सुनने से नहीं होता है, करना आपको खुद ही पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा। और इसीलिए देखो ये सारी चीजें मैं आपको एकदम शुरू से बता रही हूँ, ताकि आप इसको बिल्कुल फर्स्ट पेज से अपनी लाइफ के, अपनी क्लास 12 के फर्स्ट ब्लैंक शीट से शुरू करो करना। ठीक है, बिल्कुल देखो सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, आपको बस छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ेगा। अब स्टडी शेड्यूल के लिए क्या करना है, आपको ये बात अच्छे से पता है कि भाई आपकी मैथ्स वीक है, या आप फिजिक्स में गड़बड़ कर रहे हो, आप केमिस्ट्री में गड़बड़ कर रहे हो, या बहुत से बच्चे जो कॉमर्स लेने वाले हैं उनको भी पता है कि भाई अकाउंट्स में गड़बड़ हो रहा है, या इंग्लिश तो देखो मुझे नहीं लगता कि इतना किसी का भी गड़बड़ है, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई इंग्लिश में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको स्पेसिफिक टाइम स्लॉट देना पड़ेगा अपने हर एक सब्जेक्ट को, राइट। और वो भी किसके बेसिस पर, डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पर। कि मान लेते हैं आपको प्रॉब्लम आ रही है फिजिक्स में, आपको दिक्कत आ रही है फिजिक्स समझने में, तो आपके पास बहुत टाइम है, साल भर बहुत होता है यार अपने बोर्ड्स की तैयारी के लिए। तो आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, जैसा कि मैंने आपको पीछे टेक्निक बताई थी, उसके बाद आप उसके हिसाब से अपना स्टडी टेबल आप अपना टाइम टेबल डिजाइन करोगे कि भाई मुझे 2 घंटा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एनी हाउ देना ही देना है। हाँ, ये सब्जेक्ट में मेरा काफी अच्छा प्रिपरेशन रहा था, पास्ट ईयर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मेरी रही थी, तो मैं इसमें थोड़ा सा टाइम को कटौती कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि ये इस सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे तो इसमें मुझे बिल्कुल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। ऐसा बच्चे खास करके इंग्लिश के साथ करते हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी। आप थोड़ा बहुत, देखो इंग्लिश में मार्क्स आ जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आप अपनी हैबिट बनाओ कि आप एटलीस्ट रीडिंग सेक्शन को कवर करो। एक दिन का एक छोटा सा कुछ भी आपने पढ़ लिया, कोई टॉपिक पढ़ लिया जो आपको हेल्प करेगा राइटिंग सेक्शन में, तो एकदम से छोड़ना नहीं है। और ये कैसे होगा, ये ऐसे नहीं कि आज बोल रही हो, अभी हो सकता है कि वीडियो देखकर तुम्हें एकदम जोश आएगा और तुम जाते ये सब करने लगोगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें हो सकता है ब्रेक्स आए, हो सकता है आज तुम ये करो कल तुम इसको स्किप कर दो, लेकिन इससे डरना नहीं है, कोई बात नहीं, थर्ड डे आप फिर से ट्राई करो शुरू करने का, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि अभी तुम ये चांस ले सकते हो। 6 महीने बाद अगर ये चीज करने बैठोगे ना यार, तो डिले हो जाएगा, तब कुछ नहीं हो सकता, तब सिर्फ ये बात हो जाएगी कि भैया ज्ञान दिया गया है और कुछ नहीं। ठीक है, अगर आपको प्रॉपरली इसे फॉलो करना है तो डे 1 से आपको इसे फॉलो करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव टू एम्ब्रेस ग्रोथ माइंडसेट। ये जो 12th बोर्ड्स की जर्नी होने वाली है, इट इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी वन। वाई? बिकॉज बहुत से ऐसे चैलेंजेस आएंगे जहां पर आपको लगेगा कि यार गड़बड़ हो गई है, हमसे नहीं हो पाएगा, आपके मन में ये थॉट्स डेफिनेटली आएंगे, लेकिन वहां पर देखो ट्रू विनर वही है टॉपर, वही है हमारा बेस्ट स्टूडेंट, वही है हमारा बेस्ट चैलेंजर, राइट? जो क्या कर रहा है, जो एक ग्रोथ माइंडसेट लेके चल रहा है, जो चैलेंज को एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहा है, वो ये नहीं सोच रहा है या सोच रही है कि भाई हो गया हम अब कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत बार ऐसा होगा कि पेरेंट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि हमें डीमोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन आपको डीमोटिवेट होना नहीं है। ठीक है, ये सब कहने की बातें हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें डीमोटिवेट करता है, अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे डीमोटिवेट होने के पीछे वो हमारा खुद का माइंडसेट होता है, तो वो हमें नहीं होने देना है, राइट? आपको जो भी सेटबैक लग रहा है कि यार हाँ इस पर्टिकुलर टेस्ट में मेरे मार्क्स कम आ गए, या मेरा ये फ्रेंड है उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो यार उसको आप नेगेटिवली मत लो, उसको लर्निंग प्रोसेस का पार्ट बनाओ। ठीक है, आप सोचो कि कोई बात नहीं, ये मेरे लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है, मुझे इसमें बेस्ट करना है, नेक्स्ट टाइम और अच्छा करूंगा या करूंगी, एंड यू हैव टू बिलीव इन योर एबिलिटी टू इम्प्रूव। सबसे बड़ी बात, अपनी एबिलिटी, अपने पोटेंशियल पर आपको भरोसा रखना ही पड़ेगा, जो आपको लास्ट मोमेंट तक
उस डी डे तक हेल्प करेगा। यानी कि जो आपका एग्जाम डे होगा यही एक चीज है जो आपको हेल्प करेगी टू बी वेरी ऑनेस्ट, और कुछ आपका साथ नहीं देगा। और वो क्या है, दैट यू हैव टू बिलीव इन योर एबिलिटी। और इसके साथ ही देखो आप लोगों का साथ और कौन देने वाला है, आप लोगों का साथ हम देंगे, ठीक है। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, साइंस एंड फन देखो स्टूडेंट्स का साथ नहीं छोड़ता है टिल द वेरी लास्ट डे। तो उसी के लिए आपको आई होप ये चीज पता है, इनकेस नहीं पता है तो हमारे पेड बैचेस की जो भी ऑफर्स थे या वैलिडिटी थी वो एक्सटेंड हो चुकी है टिल होली, राइट। जितने भी सिंगल कोर्सेज हैं फॉर क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th वो आपको मिलेंगे 1499 में, और जितने भी महापैक्स हैं 9, 10th, 11th, 12th के वो आपको मिलेंगे 1999 में। जाके फटाफट से ऐप डाउनलोड कर लो। कोर्स परचेज नहीं किया है तो अपने सूटेबल कोर्सेज आप परचेज कर लो बिफोर द क्लासेस बिगिन, राइट, बिकॉज अप्रैल में मोस्ट प्रोबेबली सेशन शुरू हो जाएंगे और आपको शुरू से सब कुछ शुरू करना है तरीके से, मिल के हमें अपने इस बोर्ड्स के इस जर्नी को सक्सेसफुल बनाना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। और एक बार मुझे फटाफट से आप लोग कमेंट्स में डेफिनेटली ये बात बताएंगे कि कितनी हेल्पफुल ये वीडियो आप लोगों के लिए रही। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय।